फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं, क्या मीनिंग होता है, मैं आपको सब बताने वाली हूँ डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इडियम इडियम क्या है? इडियम एंड एक्सप्रेशन। इडियम्स एक एक्सप्रेशन होते हैं। वर्ड और फ्रेज वो किसी शब्द में भी हो सकते हैं या फ्रेज में भी हो सकते हैं दैट हैज ए फिगरेटिव मीनिंग। इनका मीनिंग फिगरेटिव होता है। अब आप कहेंगे कि फिगरेटिव मीन्स टारगेटेड, किसी एक आइडिया को टारगेट करता हुआ इसका मीनिंग होता है। जनरली इनको एक्सप्रेशन कहते हैं। ये वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं। तो इडियम्स को आप ऐसे समझिए, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि कोई शब्द भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, जो कि फिगरेटिव मीनिंग देता है। अगर हम और आसान भाषा में कहें, इडियम्स इज ए वर्ड कंस्ट्रक्शन। शब्दों का एक कंस्ट्रक्शन है, शब्दों का एक जुड़ाव है, लेख है। और ये वर्बल एक्सप्रेशन या बोलने का कोई एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। वर्बली जब आप बात कर रहे होते हैं तो कोई एक्सप्रेशन आप देना चाहते हैं, आप इडियम्स को वर्बल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। जनरली एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज। जनरली ये वर्बल एक्सप्रेशन जो कि भाषा से संबंधित होते हैं, इडियम्स कहलाते हैं। इडियम्स कहलाते हैं। आइए, क्या एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं, एट होम। जनरली आपके घर कोई आता है तो आप कहते हैं फील एट होम। एट होम मीन्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो जाइए, फील एट होम। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेस किए जाते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए हम इनको वर्बल एक्सप्रेशन, वर्ड कंस्ट्रक्शन या फ्रेज कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, जो कि किसी भाषा से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि किसी भाषा में यूज किए जाते हैं। हिंदी भाषा में भी होते हैं इडियम्स, फ्रेजेस, और इंग्लिश भाषा में। आइए चलिए सेंटेंसेस के माध्यम से मैं और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्टिव इडियम्स आपके लिए चुने हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एट द 11th आवर, कई बार आप गुस्से में कहते हैं कि आपने अभी तक अपना काम, आपका काम हमेशा 11th आवर में होता है। मीन्स एट द लास्ट मोमेंट काम करना, कोई काम करता है तो उसको कहते हैं कि ये काम एट द 11th आवर हुआ है, लास्ट मोमेंट हुआ है। इसका मीनिंग है एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन एक और बात मैं आपको कहूं कि जब आप इनको किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमेशा ये बात का सजग रहिए कि इसका मीनिंग क्लियर होता है और आप इस सेंटेंस को एक दो बार पढ़ें, चेक करें, ताकि इसका मीनिंग इडियम का क्लियर हो। अदरवाइज दूसरा सेंटेंस बनाए। She always submitted her work at 11th hour. She always submitted her work. उसने अपना काम हमेशा लास्ट मोमेंट सबमिट किया। किसी एम्प्लॉय के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में टीचर्स भी बोलते हैं, दिस इज द बॉय हु ऑलवेज सबमिटेड हिज वर्क एट द लास्ट मोमेंट। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे और बहुत आसान होता है इनका मीनिंग। अगर इडियम को आप 2 या 3 बार पढ़ें और शब्दों का मीनिंग लगाएं तो ऑलमोस्ट आपकी समझ आ जाता है कि ये क्या अर्थ है, इसका क्या सेंस में यूज हो रहा होता है। एट वंस बैक एंड कॉल, ये एम्प्लॉयज के लिए यूज होता है, ऐसे लोगों के लिए जो कि हमेशा अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। तो इसका मीनिंग है एट सर्विस, ऑलवेज अवेलेबल फॉर सर्विस। He is always available at his master's beck and call. अपने मालिक के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहता है। तो at once beck and call, at service. Throw out of gear,
कहते हैं थ्रो इट आउट ऑफ गियर, मीन्स डिस्टर्ब द वर्क. Somebody is doing something, or if you want, this is not purposeful, or you don't want to do that, you don't want to let him do that. So what you will say? Throw out of gear, disturb the work. Please do not throw out, please do not throw my work out of gear. लेकिन वो बंदा क्या कहेगा? Please do not throw out of gear. Please do not throw my work out of the gear. I'm busy. I'm doing something very serious. So please do not throw my work out of the gear. मैं कुछ सीरियस काम कर रहा हूं, मेरे काम को खराब मत करो. डोंट थ्रो माई वर्क आउट ऑफ गियर. इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है. आउट ऑफ द वे, कई बार आपने सुना होगा, आई एम हेल्पिंग हिम आउट ऑफ द वे, आई एम नॉट आस्किंग आउट ऑफ द वे योर हेल्प. लेकिन इसका मीनिंग स्ट्रेंज है. मीन्स एक सेट पैटर्न है, उससे हटके अगर कोई काम किया जा रहा है तो कहते हैं आउट ऑफ द वे. डोंट हेल्प हिम आउट ऑफ द वे. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द वे. इस तरीके से इसका बहुत यूज होता है आउट ऑफ द वे. ही वाज नॉट आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू आउट ऑफ द वे. मीन्स एक सेट पैटर्न है, इसके एक नियम के अकॉर्डिंग ही वो आपसे हेल्प मांग रहा था. आउट ऑफ द वे कुछ नहीं मांग रहा था, स्ट्रेंज वे. तो द प्लान वाज आउट ऑफ द वे. अगर हम कहें द प्लान वाज आउट ऑफ द वे, जो प्लान था वो आउट ऑफ द वे था. मीन्स एक अलग तरीके से था, स्ट्रेंज था, एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं था. आप ऐसे कह सकते हैं. स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट, सस्पेक्ट समथिंग फाउल. कहते हैं रिंग द बेल, विसिल ब्लोअर. तो इसी तरीके से कहा जाता है स्मेल ए रैट. इफ समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग अराउंड यू, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. तो कहते हैं स्मेल अ रैट. दैट मीन्स सस्पेक्ट समथिंग फाउल. अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको स्मेल करो, उसको समझो, उसको पहचानो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. इस सेंस में यूज होता है. He finally smelled a rat about his affair with Rita. He finally smelled a rat. उसने अंदाजा लगा लिया उसके अफेयर के बारे में रीता के साथ. उसने रीता के साथ उसका अफेयर है, उसको स्मेल कर लिया, उसको पहचान लिया. तो जनरली अगर लिटरली स्मेल शब्द का मीनिंग होता है सूंघना, बट ये यहाँ पर स्मेल सूंघने से सेंस वही है कि सस्पेक्ट करना. अगर कुछ आपके आसपास गलत हो रहा है तो आप उसे सस्पेक्ट करिए, उससे पहचानिए, उसके प्रति अवेयर होइए, अलर्ट होइए. इस सेंस में कहा जाता है स्मेल ए रैट. नेक्स्ट देखिए क्या है, टूथ एंड नेल विद ऑल पावर. पूरी ताकत के साथ किसी काम को अगर किया जाता है तो कहा जाता है टूथ एंड नेल. ही इज अप्लाइंग हिज टूथ एंड नेल. वो अपनी टूथ एंड नेल अप्लाई कर रहा है, मीन्स होल पावर अप्लाई कर रहा है. तो टूथ एंड नेल बहुत इस्तेमाल किया जाता है. इसको अगर सेंटेंस में बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि सी हैज बीन स्टडीइंग हार्ड विद हर टूथ एंड नेल. सी हैज बीन स्टडीइंग हार्ड विद हर टूथ एंड नेल. वो कड़ी मेहनत कर रही है with all her power, with all her power. That means with tooth and nail. Next देखिए out of the question. If somebody is asking something which is impossible, people use this out of the question. This is why out of the question. Means this is impossible for me to do that. तो impossible के सेंस में out of the question यूज किया जाता है. My father rejected the idea, outrightly saying it was out of the question. मेरे पिताजी ने इस मैटर को, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तुरंत, ये कहते हुए कि दिस इज इम्पॉसिबल. इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, इट वाज इम्पॉसिबल. तो अगर आप इम्पॉसिबल कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. निप इन द बड.
अगर आप किसी प्लान को स्टार्टिंग में ही खराब करना चाहते हैं या किसी बुरी आदत को शुरू नहीं होने देना चाहते हैं या किसी गलत चीज का विरोध स्टार्टिंग में ही करना चाहते हैं, तब इस शब्द का यूज होता है, तब इस इडियम को इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं निप इन द बड, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है, अभी से कंट्रोल कीजिए, अभी से रोकिए। तो डिस्ट्रॉय द अर्ली स्टेज, किसी चीज को शुरुआत से ही डिस्ट्रॉय करना। द होल आइडिया वॉज निप्ड इन द बड, पूरा आइडिया ही खराब कर दिया गया था, निप्ड इन द बड, स्टार्टिंग से ही। इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ईट योर वर्ड्स, अगर कोई कुछ गलत बोलता है या उसका बोलना सुटेबल नहीं होता है, एब्यूजिव होता है, बुरे रिजल्ट्स लेके आने वाला होता है, तो दूसरा कोई अगर उसे अवेयर करता है तो कह सकता है ईट योर वर्ड्स, मीन्स टेक योर वर्ड्स बैक। कहते हैं ना, आपने जो कुछ बोला है वो गलत है, इसको वापस लीजिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए, तो कहते हैं ईट योर वर्ड्स, टेक बैक व्हाट यू सेड। आप इसको कहेंगे कि माफी मांगना ऑल राइट, बट मेजर इसका सेंस जो है वो यही है कि शब्दों को वापस लेना। इफ यू वांट योर प्लान टू बी सक्सेसफुल, ईट योर वर्ड्स। अगर इसको यूज किया जाए तो कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो तो ईट योर वर्ड्स, इन शब्दों को वापस लो, इन शब्दों के बारे में बात मत करो। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मीन्स वेरी हैप्पी। Sarita in her high spirits, Sarita is in her high spirits as she cleared her exam। यहाँ पर is by mistake प्रिंट हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सरिता इज इन हाई स्पिरिट्स, सरिता इस समय बहुत खुश है, as she cleared her exam, क्योंकि उसने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है। कहते हैं डू योर वर्क विद हाई स्पिरिट्स, खुश होकर काम कीजिए। इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स लेके आने हैं तो डू योर वर्क हैप्पीली, तो उस सेंस में इसको यूज किया जाता है इन हाई स्पिरिट्स। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, ये इस सेंस में यूज होता है कि अगर कोई तकलीफ में है, किसी के सामने परेशानी आने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर और हिज बिहेवियर, तो कहते हैं ही इज गोइंग टू बी इन ट्रबल, इन ट्रबल, परेशानी में। न्यूली अपॉइंटेड गॉट हिमसेल्फ इनटू हॉट वाटर बाय बीइंग लेट, नया अपॉइंटेड हुआ बंदा या नया जिसको अपॉइंटमेंट अभी अभी मिला था, अभी अभी जॉब मिला था, उसने अपने आप को हॉट वाटर में पाया जब उसे देर हुई, जब वो काम पे देर से पहुंचा। इस तरीके से इसका यूज होगा। कैट एंड डॉग लाइफ, ये भी बहुत यूज होता है। कैट एंड डॉग लाइफ, दे आर लिविंग कैट एंड डॉग लाइफ, वे कैट एंड डॉग की लाइफ जी रहे हैं। मीन्स लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, ऐसी लाइफ जिसमें बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत झगड़े शामिल हैं। देयर इज नो हैप्पीनेस इन लाइफ, यू कैन से कैट एंड डॉग लाइफ, बिल्ली कुत्ते की तरह झगड़े हो रहे हैं, ऐसे सेंस में इसका इस्तेमाल होता है इस इडियम का। लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? दे हैव बीन लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ आफ्टर देयर मैरिज, उनकी शादी के बाद से ही वो लोग कैट एंड डॉग की लाइफ जी रहे हैं। शादी के बाद से वो लोग, उन लोगों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो आप कहेंगे दे हैव बीन लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ आफ्टर देयर मैरिज। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे इडियम्स हैं, बहुत सारे इडियम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनको समझिए, इनका मीनिंग समझिए, मीनिंग सेंस करिए और उसके बाद इनको यूज करिए। ये बहुत इजी भी होते हैं और बहुत बोले जाते हैं।
ये आपकी भाषा को अपग्रेड करते हैं, अच्छा करते हैं और सुनने में, यूज करने में भी इजी होते हैं। आप किसी को भी कहिए कैट एंड डॉग लाइफ इन हाई स्पिरिट्स, ईट योर वर्ड्स, सो इजी। आप इनको यूज करना शुरू कीजिए तो आपको याद भी रहेंगे, आपको यूज करना भी आ जाएगा और एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपसे मिलने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच।